2 सितंबर 2010 की बात है। रात का वक्त था। रांची से चलने वाली एक ट्रेन मौर्य एक्सप्रेस अपने रूट पर चली जा रही थी। ट्रेन का जो लास्ट स्टेशन था वो था गोरखपुर और इसी ट्रेन में बैठे थे एक शख्स जिसको अभी काफी और आगे जाना था। 35 वर्ष के विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ भारतीय सेना के 7x8 के गोरखा राइफल्स के नायक विष्णु रिटायर्ड होकर के अपने घर चले जा रहे थे। ट्रेन घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। ट्रेन में बैठे ज्यादातर यात्री सो चुके थे। तभी अचानक से जोर का झटका लगता है और ट्रेन रुक जाती है। जैसे ही ऐसे सुनसान जगह पर घने जंगलों में ट्रेन रुकती है तो लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आपस में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है इंजन में खराबी आ गई होगी, कोई कहता है सिग्नल में प्रॉब्लम आ गई होगी, लेकिन असली वजह कोई भी नहीं जानता था। असली वजह जब दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसती है तो लोग घबरा जाते हैं। उनके हाथों में चाकू, नंगी तलवारें और देसी कट्टे। 30 से 40 लुटेरे थे और जब ये ट्रेन के उस डब्बे के अंदर घुसते हैं तो लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उनसे जो भी चीजें मिलती हैं उनको छीनना शुरू कर देते हैं। पैसा, जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी मिलता है उनको सबसे छीनने लगते हैं। जो भी देने से मना करता है तो उसको बुरी तरीके से मारते हैं। और इसी डिब्बे में बैठा एक गोरखा सैनिक ये सब अपने सामने खूनी खेल होते हुए देख रहा था, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उस पर रहा नहीं गया। और क्या हुआ जब एक अकेला गोरखा सैनिक भिड़ गया 40 खूंखार डाकुओं से। नमस्कार, जय हिंद, मैं शैलेंद्र ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आज की इस सच्ची घटना में। विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ 1975 में पश्चिमी नेपाल के पर्वत जिले में इनका जन्म हुआ। सेना से इनका पुराना नाता था क्योंकि इनके पहले इनके पिताजी भी गोरखा रेजिमेंट में सेवा दे चुके थे। पिताजी की राय पर ये भी चले और इन्होंने भी भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर ये नायक के पद पर भी पहुंचे। गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी, अनुशासन और वफादारी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। विष्णु ने अपनी सर्विस के दौरान मुश्किल हालात और संघर्ष वाले इलाकों में देश की सेवा की थी। सालों की इस चुनौतीपूर्ण नौकरी के जीवन काल के बाद 2010 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया ताकि वो बाकी का जीवन अपने परिवार के साथ बिता सकें। और इसीलिए 2 सितंबर 2010 की रात को वो मौर्य एक्सप्रेस में सवार थे और अपने घर की ओर आ रहे थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रांची से चलने वाली ये मौर्य एक्सप्रेस पश्चिमी बंगाल और झारखंड की सीमा में प्रवेश करती है। ये इलाका घने जंगलों के लिए जाना जाता है। पहले भी यहाँ पर ट्रेनों में लूटपाट की कुछ घटनाएं हो चुकी थी। जैसा कि सफर के दौरान रात में अक्सर होता है, ज्यादातर यात्री सो चुके थे और कुछ लोग सोने की तैयारी में थे। लगभग समय रहा होगा 1 से 2 बजे के बीच। अचानक से झटका लगता है और ट्रेन रुक जाती है। ऐसा लगा जैसे शायद किसी ने वैक्यूम कोच को काटकर या फिर इमरजेंसी चैन को खींचकर ट्रेन को रोका हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी बाहर से गाली गलौज की आवाज आनी शुरू हो जाती है और पत्थरबाजी भी होनी शुरू हो जाती है। तभी अचानक से ट्रेन के डिब्बे को खींच करके खोल दिया जाता है और 30 से 40 लोग उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस आते हैं, जिनके हाथों में चमचमाते हथियार नजर आ रहे थे। उनके हाथों में चाकू, बड़ी बड़ी तलवारें और देसी कट्टे और तमंचे नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये काम पूरे प्लान के तहत किया गया हो। शायद ट्रेन में ही कुछ लुटेरे यात्री बनकर के सवार थे जिन्होंने अंदर से बैठ करके ही उन लोगों की मदद की हो। तभी गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद लूटपाट का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। लुटेरे एक एक करके हर एक सीट के पास जा रहे थे और लोगों से जबरदस्ती उनके सामान छीन रहे थे, जैसे कि पर्स, सोने की चैन, अंगूठियां, घड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप, कैश। उनके हाथ में जो भी लग रहा था सारा कुछ छीन लिया जा रहा था और जो भी देने से मना करता या आनाकानी करता उसको बेरहमी से पीटा भी जा रहा था। एक व्यक्ति ने लैपटॉप के बैग को बचाने की कोशिश की तो उसे कट्टे की बट से मारा गया। एक महिला ने अपने कान की बालियों को देने से इनकार किया तो लुटेरे ने बालियों को कान से ही खींच लिया। कान से खून बहने लगा। बच्चों और औरतों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रेलवे पुलिस फोर्स के जवान कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। बाद में पता चला कि वो किसी और डब्बे में थे। करीब 15 से 20 मिनट तक ये लूटपाट का सिलसिला चलता रहा। सभी लोग बस यही दुआ मांग रहे थे कि हमारी जान बच जाए किसी प्रकार से बस। विष्णु श्रेष्ठ भी अपने सीट पर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। जब लुटेरे उनके पास पहुंचते हैं तो वो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टकराव से बचने के लिए अपना पर्स और मोबाइल उन लुटेरों को दे देते हैं। एक सैनिक होने के नाते वो अच्छी तरह से जानते थे कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। इतने सारे हथियारबंद दुश्मनों से अकेले भिड़ना कोई समझदारी वाला फैसला भी नहीं था। लेकिन तभी उनकी नजर
कुछ सीट आगे बैठे एक परिवार पर पड़ती है, जहां 5-6 लुटेरे एक 18 साल की लड़की को घेरे खड़े हुए थे। लड़की के माता पिता उन लुटेरों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे कि हमारा सब कुछ ले लो लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दो। लेकिन जो लुटेरे थे वो हंस रहे थे और उनकी नीयत भी खराब दिखाई दे रही थी। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बचने की कोशिश भी कर रही थी। ये देख करके विष्णु श्रेष्ठ से रहा नहीं गया और उनके अंदर का गोरखा जाग उठा। विष्णु अपनी सीट पर खड़े होकर उन लुटेरों को जोर से ललकारते हैं। लुटेरे जब उनकी तरफ देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। लेकिन अगले पल विष्णु ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन लुटेरों ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने अपनी कमर से एक खुखरी निकाली और उस लड़की के पास में जो लुटेरे खड़े हुए थे उसमें से एक लुटेरे पर इस कदर से वार किया कि वो पीछे जाकर के गिर पड़ा। फिर दूसरा डाकू उन पर हमला करता है, लेकिन वो उस हमले से बचाव करते हुए उसको इस तरीके से मारते हैं कि वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अब बाकी के जितने भी डाकू थे वो विष्णु की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब सीधी लड़ाई हो रही थी। एक गोरखा सैनिक बनाम 30 से ज्यादा हथियारबंद डाकू। कोच का तंग गलियारा युद्ध का मैदान बन गया। लुटेरे चाकुओं और तलवारों से हमला कर रहे थे। विष्णु अपनी खुखरी को ढाल और तलवार दोनों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी फुर्ती देखने लायक थी। वो एक बार में कई हमलों से बचते और पलटवार करते। एक लुटेरे ने पीछे से पकड़ना चाहा तो उन्होंने घूमकर ऐसा वार किया कि वह चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। एक और तलवार लेकर आया, उन्होंने उसकी कलाई पर वार करके तलवार ही गिरा दी। इस पूरी लड़ाई में विष्णु को भी कई चोटें आई। उनके बाएं हाथ में एक तलवार का गहरा घाव हो गया और बहुत सारा खून बहने लगा, लेकिन विष्णु रुके नहीं। लड़ने के जज्बे ने उनका दर्द भुला दिया था। उन्होंने एक और लुटेरे को मारा और अब तक 3 लुटेरे मर चुके थे और 8 से भी ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर पड़े करा रहे थे। कोच की जमीन खून से सन गई थी। बाकी के डाकुओं को भी ये समझ में आ गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इससे जीतना मुश्किल है। और साथ ही साथ रेलवे के पुलिस कर्मियों के आने का भी डर था। तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने मरे हुए साथियों को और घायल साथियों को वहीं पर छोड़ा और जो भी सामान उन्होंने लूटा था वो उतना सामान लेकर के ट्रेन से कूदे और भाग निकले। डाकुओं के भाग जाने के बाद धीरे धीरे डिब्बे में अब शांति लौटी, लेकिन ये शांति डर और सदमे से भरी हुई थी। लोग अभी भी कांप रहे थे। विष्णु श्रेष्ठ भी वहीं पर खड़े थे जो कि पूर्ण रूप से लहूलुहान अवस्था में थे। उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा जो कि अब पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। लड़की के माता पिता विष्णु के पैरों तले गिर पड़े और उनका धन्यवाद करने लगे। तभी ट्रेन आगे बढ़ती है और अगले स्टेशन पर रुक जाती है। पुलिस, रेलवे के अधिकारी और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गए। यात्रियों ने पुलिस को बताया कि कैसे विष्णु श्रेष्ठ ने अकेले ही उन सभी यात्रियों की जान को बचाया। विष्णु श्रेष्ठ और अन्य घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। विष्णु जी के बाएं हाथ में कई टांके आए। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला तो उनका सीधा जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं एक सैनिक हूं और मैं अपने सामने किसी लड़की के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता था, तो मुझे तो लड़ना ही था। वैसे तो विष्णु श्रेष्ठ रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रेलवे और कई दूसरी संस्थाओं ने भी उन्हें सम्मानित किया। विष्णु श्रेष्ठ ने उस रात न केवल अपनी जान बचाई बल्कि कई यात्रियों की भी जान बचाई और उस लड़की की इज्जत को भी बचाया। उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के नाम को और भी ज्यादा ऊंचा कर दिया। दोस्तों, सैम बहादुर मानेकशॉ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे श्री विष्णु श्रेष्ठ जी की बहादुरी पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।